हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो बातें मैंने किया है वो ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू किया है। आज से मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मेरी कोशिश ये होगी कि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर, जिसको हम नाम दिए रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। टोटल 12th के अंदर हम लोगों को 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ओवरऑल हमारे पास 5 यूनिट होता है, 5 यूनिट। सबसे पहला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसके अंदर 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 से है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि पहला जो मैं चैप्टर है उसको ऑडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको दे चुका हूँ और हमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। जैसे हम बोलते हैं कि सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। ऐसे ही एम्ब्रियोलॉजी एक टर्म होता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। जो भी नए प्लांट्स बनते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो entire process of the plant reproduction is considered as embryology। तो एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इस पूरे चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? नाम आपको याद रखना है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ऐसे ही दूसरा नाम लिखा हुआ है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका याद रखिएगा, पी महेश्वरी। पूरा नाम है पंचनंद महेश्वरी। तो पंचनंद महेश्वरी को हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के लिए, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के ये फादर। एक टर्म है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये जो चेंज होता रहता है मेथड, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो टर्म है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने पॉइंट किया था। उन साइंटिस्ट का नाम इसमें पूछा जाता है, उनका नाम बताइए जिन्होंने ये टर्म पॉइंट किया। तो अक्सर करके क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसने दिया है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे सकते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन ट्रिक लगाना होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद रखिएगा, जो साइंटिस्ट दिए हैं उनका नाम है हॉफमिस्टर। तो इनको याद रखिएगा। इनको हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला के ऊपर इनका काफी एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नाम मैंने लिखा हुआ है साइंटिस्ट का, नमासचीन। नमासचीन वे हैं जिन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में बताया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आगे इसी चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट का और नाम है अमीसी। जो एमिसी हैं, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन्स का इंटरेक्शन होगा स्टिल के साथ। तो पॉलन ग्रेन्स जब इंटरेक्ट करते हैं और केमिकल नेचर दोनों का सेम होता है, तो पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसी को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था एबीसी नाम के साइंटिस्ट ने। एनग्रीव सेक्स ऑर्गेनिक प्लांट से रिलेट करते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गेनिक जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था एनग्रीव ने। एक नाम और आता है एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ इन्होंने क्या किया था? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन पे एक्सप्लेन किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने। तो ओवरऑल आपको कम से कम इतने पॉइंट याद रखने हैं। चलिए हम चैप्टर पे फटाफट आते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फ्लावर। फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हम लोग प्लांट को
दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स जिनमें कोई फ्लावरिंग स्टेज नहीं पाया जाता है, एक होते हैं फेलोरोगैम्स जिनके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स के अंदर तीन क्लास हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ऐसे ही जब हम लोग फेलोरोगैम्स की बात करते हैं तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने बोला था नेकेड सीड होता है, रियल फ्लावर नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म जो सबसे इवॉल्व है इसके अंदर ही फ्लावर आपको पूरी तरह से मैच्योर फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे फ्लावर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्लावर क्या है एक्चुअली। अगर हमें फ्लावर को डिफाइन करना है तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड लीव्स। क्या बोल सकते हो? कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड लीव्स। जो लीव्स हैं और जो सूट है, स्टेम वगैरह है, वो सारे आपस में कंडेंस होकर के जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लावर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टेम है ये, और इस स्टेम के ऊपर जब आप देखोगे तो कुछ जोन दिखाई देंगे जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? नोड्स। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये सारे के सारे नोड्स हैं। इन्हीं नोड्स से क्या होते हैं? लीव्स निकलते हैं। सारे के सारे जो लीव्स हैं वो यहां से क्या होंगे? निकलेंगे। तो यहां से मान लीजिए एक लीफ का अरेंजमेंट ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये सारे के सारे क्या थे? लीव्स थे। ये सारे लीव्स हैं, इनके अरेंजमेंट हम बता रहे हैं। अब जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूं कि ये नोड है, और जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूं कि ये लीव्स हैं सारे के सारे। ये एक सिंपल सूट है। जब मॉडिफिकेशन हुआ और जरूरत पड़ी रिप्रोडक्शन की, तो इसलिए ये सारे के सारे जो नोड और लीव्स हैं वो आपस में कंडेंस हुए, और कंडेंस होकर के इस स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। तो कुछ आपस में कंडेंस हुए तो थैलमस बना है, कुछ आपस में कंडेंस हुए तो ऊपर का पार्ट स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा ऐसे बना दिए। इसी में से कुछ और पार्ट मॉडिफाई हुए तो ये बना दिए मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज स्टेमन, है ना। कुछ और पार्ट मॉडिफाई हुए तो ये बना दिए क्या? कैलिक्स। ये कैलिक्स बना दिए। इसी में से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ तो आपको दिखाई देगा कि कुछ पार्ट इसमें कलर्ड भी बन गए, और ये कलर्ड पार्ट क्या कहलाते हैं? करोला। तो आप देखो पहले एक सिंपल सूट था, आपस में वो कंडेंस हुए, कंडेंस होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे थे कि फ्लावर क्या है। फ्लावर बहुत बार आपने पढ़ा होगा। फ्लावर के बारे में याद रखिएगा, कोई भी जो फ्लावर होता है इट हैज 4 वर्ड। 4 वर्ड यानी कि इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एक क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ड, नॉन इसेंशियल वर्ड्स, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल वर्ड। तो दो क्लासिफिकेशन, एक को मैंने बोला नॉन इसेंशियल वर्ड और एक को बोला मैंने इसेंशियल वर्ड। नॉन इसेंशियल वर्ड को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को दिया जाता है नाम कैलिक्स और एक को नाम देते हैं करोला। ऐसे ही इसेंशियल वर्ड को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर हम टोटल इसमें बात करें, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। तो टोटल 4 मेजर पार्ट इसमें आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि नॉन इसेंशियल से क्यों बोला जा रहा है, उसको इसेंशियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स और करोला नहीं भी है तो भी वो रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि अगर ये एब्सेंट भी है फ्लावर के अंदर तो भी रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर फ्लावर में से एंड्रोसियम और गाइनोसियम आप गायब कर दो तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको इसेंशियल और इसको नॉन इसेंशियल बोला जाता है। बेटा याद रखना कि जो कैलिक्स होते हैं इसके एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल, है ना। सेपल, इसका नंबर वेरी कर सकता है, 1 2 3 जितना भी हो सकता है। करोला जो होते हैं इसके यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। तो सेपल और पेटल मॉर्फोलॉजी में ये टर्म पढ़ा है। ऐसे ही एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन
और गाइनोसियम के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। तो आपको ये टर्म याद रखना है, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल एंड कार्पेल। जो सेपल होते हैं जितने भी, वो अक्सर करके ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर होने के कारण फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनका मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इसको, फ्लावर। तो मेजर फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। करोला जो होता है, जो पेटल्स में लिखा हुआ है, ये अक्सर करके कलर्ड होते हैं। कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर बोला जाता है। कलर्ड होने के नाते, कलरफुल होने के नाते ये रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है? तो ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे पॉलिनेशन फास्ट होता है। तो हेल्प इन पॉलिनेशन, इंसेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। ये आपको दोनों क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड्रोशियम की बात करो, जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर में बेटा 3 पार्ट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एंथर, दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हो कनेक्टिव, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको आप बोलते हो फिलामेंट। तो 3 पार्ट है इसके, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर जो पार्ट होता है, बस इसमें एंथर ही क्या होगा? फर्टाइल होगा। बाकी कनेक्टिव और फिलामेंट क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। तो कनेक्टिव एंड फिलामेंट कैसे हैं? स्टेराइल नेचर के हैं, और जो एंथर है ये कैसे हैं? फर्टाइल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पार्ट फर्टाइल, कौन सा पार्ट स्टेराइल होता है। पिस्टिल उधर जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो पिस्टिल होता है या कार्पेल होते हैं, इनके भी 3 पार्ट होते हैं। इनका जो 3 पार्ट होता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको अपन लोग बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं स्टाइल, और सबसे जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर है? स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये दोनों के दोनों कैसे पार्ट हैं? स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है। जो ओवरी होता है एक्चुअल में यही पार्ट क्या होता है? फर्टाइल होता है। तो दोनों में कौन सा पार्ट स्टेराइल है, कौन सा पार्ट फर्टाइल है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टाइल के बेसिस पे 2 टाइप के स्टाइल हो सकते हैं, या तो वो हॉलो स्टाइल हो सकता है, या तो वो सॉलिड स्टाइल हो सकता है। मतलब नेचर के बेसिस पे आप बात कर सकते हो। अगर उसमें सेल्स का कंपोजिशन नहीं है तो वो हॉलो होगा, और अगर उसमें सेल्स भरे हुए हैं स्टाइल के बीच में तो वो सॉलिड स्टाइल कहलाएगा। डिटेल बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आपको ये क्लासिफिकेशन फ्लावर के चारों वॉल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका क्या फंक्शन है ये भी आपने देख लिया। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर जो बनाया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फैलन पार्ट है इसको हम लोग नाम देते हैं थैलेमस, है ना? थैलेमस। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, या इसके यूनिट को अगर बोलोगे तो सेपल्स बोलोगे। जो कलर्ड पार्ट ग्रीन कलर का ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? करोला। तो ये करोला है। इसके अलावा ये आपका इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। अपर मोस्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, है ना? बीच वाला स्टाइल, एंड सबसे लोअर पार्ट ओवरी। क्लियर याद रखिएगा ये तीनों पार्ट। बाकी एंथर के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो मैं आपको एक एंथर इसमें से निकाल करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये अगर एक एंथर है, एक मैंने एक एंथर बनाया, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंथर। एक स्टेमन मैंने बनाया हुआ है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हो कनेक्टिव। तो जहां पे जुड़े रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, और जो लंबा सा स्टार दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। जो भी पॉलन ग्रेन बनेगी वो इसी के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनेगा। तो जो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमें पढ़ना है वो इसी एंथर के अंदर ही पढ़ना है। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर 2 कंडीशन पाई जाती है। फ्लावर के अंदर 2 कंडीशन पाई जाती है। एक हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
कोई भी फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है और या वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। अगर किसी फ्लावर के अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन है, सिंगल सेक्स ऑर्गन का मतलब ये हो गया या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो फ्लावर के अंदर, तब ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है, बोथ सेक्स ऑर्गन, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तब उस फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 95% से भी ज्यादा ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिनका कंडीशन बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल याद रखिएगा जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। पपाया इसका एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल का। मेल और प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इसीलिए मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन याद रखिएगा। अच्छा, एक टर्म और आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड, इनके कुछ नाम हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में याद रखिएगा, दो तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स के अंदर। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है एम्फीमिक्सिस। क्या टर्म यूज होता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या है? एम्फी का मतलब होता है दो, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी कि जब दो सेक्स ऑर्गन या दो अलग अलग गैमेट का मिक्सिंग होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है एम्फीमिक्सिस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी दो अलग अलग गैमेट आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ऐसे ही दूसरा जो मेथड हो सकता है वो हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है भाई, याद रखना, इसके लिए टर्म यूज होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब हो गया विदाउट फ्यूजन। विदाउट फ्यूजन। विदाउट फ्यूजन क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल तो पहले से ही इसमें सिंगल सेक्स इन्वॉल्व है, मतलब यूनिपैरेंटल कंडीशन है। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म एक ही सेक्स ऑर्गन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डेवलप ही ना हो दोनों। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट फॉर्म नहीं होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो दो गैमेट बनेंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, इसलिए एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। अच्छा, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी तो सिंगल है, एक ही बॉडी है, लेकिन उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म सुना होगा आपने, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं उनको हम लोग कंसीडर किस में करते हैं? हर्माफ्रोडाइट में। एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन किसी और सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है उसी बॉडी में, फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी और सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है उसी बॉडी में। किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है ये मैंने आपको 11th में पढ़ा रखा है, तो अच्छे से याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के दो मेथड और नाम क्या दिया जाता है, अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है। इसमें मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा कि एपोमिक्सिस वगैरह कैसे होता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कितने स्टेप्स के अंदर ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन एंटायर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन, हेडिंग डालिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होता है उसको नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और इसी को बोला जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।
जो सेकंड स्टेप होता है ये तो मेल के लिए हो गया, ऐसे ही फीमेल के लिए जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर या ओव्यूल। दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर डील करेंगे। थर्ड जो स्टेप होता है बेटा वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर दो अलग अलग गैमीट आपस में फ्यूज करने के लिए एक पास जाते हैं। तो पॉलिनेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ स्टेप आता है उसको हम लोग नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फोर्थ स्टेप इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है? डबल फर्टिलाइजेशन। और अभी आपने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले नवाज़ ने दिया था। क्लियर है? यहां तक आते हैं। फिफ्थ जो स्टेप है एंड लास्ट स्टेप उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए हम लोगों ने तीन बातें करी थी, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन पढ़ना है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोगों को इसी एम्ब्रियोजेनेसिस में देखना है। तो ओवरऑल हमारे पास 5 स्टेप हैं। ये पांचों स्टेप मैंने लाइन से लिखा हुआ है, इसको ये डिटेल में हम लोगों को कवर करना होगा। सबसे लास्ट में मैं आज के लेक्चर में आपको बता देता हूं 3 स्टेज इन्वॉल्व होता है और उन्हीं 3 स्टेज के अंदर पूरा का पूरा ये रिप्रोडक्शन कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फटाफट, स्टेजेस इन्वॉल्व इन, हेडिंग डालिएगा स्टेजेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो स्टेप होगा। स्टेजेस कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। क्या मैंने बोला? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले। दूसरा स्टेज हम लोगों को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन स्टेज। फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेज पढ़ना है हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो थर्ड स्टेज इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। याद रखिएगा जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है इसी में हम लोग क्या डील करने वाले हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसी के अंदर हम और क्या डील करेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन ये हम लोग इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम लोग और क्या पढ़ेंगे? जैसे ही ये दोनों डेवलप हो जाएंगे फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन भी इसी में हमें पढ़ना है। अच्छा, इसी के अंदर पॉलिनेशन जब होगा तो आगे बात किया जाएगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है ये भी हम लोगों को प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्लियर करना है। जब ये सब कुछ नाटक हो जाएगा तब यहाँ पे बात आएगी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखना है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, इसका नाम क्यों दिया गया है? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर मैं समझाऊंगा। 2 बार फ्यूजन होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बार जैसे ही वो एंट्री करेगा तो उसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस से फ्यूज होते हैं, इसीलिए वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन स्टेज बोला जाता है। डिटेल पढ़ना है इसमें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। जाइगोट के बाद जो पढ़ना है हमें वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सॉरी, इसी एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के एंडोस्पर्म्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल हमें स्टडी करना है। तो ओवरऑल हम लोगों को ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है।
आज मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यही आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हम लोग को पूरा चैप्टर खत्म करना है। थैंक यू सो मच।